ओके, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये है आपका पहला लेक्चर इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसी की जो क्लासिफिकेशन होती है वो ये दो तरह की। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात की जाए, जैसे कि हम पहले से अपना सेटअप बना के चल रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे अपने खुद के जो नोट्स हैं उनकी। उसके बाद जैसे ये खत्म होंगे खुद के नोट्स, फिर हम इस पे आएंगे करने के लिए। तो हमारे जो खुद के नोट्स हैं वो यहाँ पे हैं, जो आपके पास इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने सेंड कर दिया है। तो देखना जरा ध्यान से कौन कौन सी चीज समझने लायक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी का उल्टा जो है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब कई बातें थोड़ी अजीबोगरीब हैं इसमें, जैसे एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो कई बच्चे वैसे ही बोल देते हैं कि एनोड सर पॉजिटिव होता है। ये गलत है। आपका जो एनोड है ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सेल कौन सा है। अगर गैल्वेनिक सेल है तो एनोड नेगेटिव है, कैथोड कौन सा है इसमें पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की जाए तो यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल के और भी कई नाम है, इसको डीईवी, देव जी के नाम से भी जानते हैं, जैसे डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं इसको, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना? तो ये वो सेटअप है जिससे शुरुआत होती है इस चैप्टर के मेन पोर्शन की। यहाँ से आपके 3 मार्क्स आने ही आने हैं, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल जो है इसका वो रिजर्व होता है। ठीक है ना? प्रॉपर जो न्यूमेरिकल है वो आपका यहाँ से आएगा ही आएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर एनोड, ऑक्सीडेशन, कैथोड, रिडक्शन कैसे याद करें कैसे ना याद करें, इस पूरे सेटअप में मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। पूरे सेटअप में दो बार रिपीट करूंगा मैं चीजों को, तो ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। ठीक है ना? केमिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। तो यहाँ पर आपका ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना कहानी को। कई बच्चों के लिए तो देखो ये रिपीट हो रही है, तो उनके लिए तो रिपीटेशन है, और जो नए स्टूडेंट हैं भाई वो तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको। ये नेगेटिव है तो एनोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो कैथोड है। राइट, यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड लिया गया है, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड लिया गया है। जैसे ही हमने इसको सेटअप को लगाया तो ये जो बल्ब है ये नहीं जला, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज को डाल दिया, ये केसीएल डाल रखा है सॉल्ट ब्रिज में, इसे कहते हैं क्या? दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इस सॉल्ट ब्रिज को जैसे ही डाला तो सर्किट जो था वो कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और वो यहाँ गए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है ये जो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और ये बल्ब जला। अब बात आती है इसकी डिटेलिंग की। डिटेल क्या है? डिटेल कुछ ये है, जिंक पहले टूटा और उसने क्या लॉस किया? Zn2 पॉजिटिव। यहाँ से जिंक है जो वो टूट गया और इसने सॉल्यूशन में क्या लॉस कर दिया? Zn2 पॉजिटिव। ऐसे टूटा और पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकाले थे वो ये जा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के निकाले हुए हैं, जा रहे हैं। अब जो जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ आया सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्ट ब्रिज ने उसकी हेल्प की और यहाँ सॉल्ट ब्रिज ने उसको क्या दे दिया? Cl नेगेटिव दे दिया। यानी एनायन का फ्लो इस तरफ होता है, ठीक है, एनायन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, और कैटायन का फ्लो यानी K पॉजिटिव का वो इस तरफ होता है। तो यहाँ Cl जो गया वो जिंक के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, ZnCl2 बन गया, और ये रिएक्शन यहीं पे होती है खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर बात आती है कि 2 इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ डिपॉजिट हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि क्लियरली देख पाओ आप। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। इन 2 इलेक्ट्रॉन को देखकर कॉपर सल्फेट जो कि पहले से सॉल्यूशन में था उसने अपना सल्फेट छोड़ दिया और Cu2 पॉजिटिव बनकर इस 2 इलेक्ट्रॉन के पास आ गया और ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करवा दी। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि उसने SO4 को छोड़ दिया। जो SO4 नेगेटिव उसने छोड़ा था वही सॉल्ट ब्रिज में से पोटेशियम आया और उसको न्यूट्रलाइज कर गया। ठीक है भाई, ये एक बात मैंने पूरी रिपीटेड आपको बता दी, कंप्लीट। तो जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो यहाँ से टूटता है
और इस जिंक 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से Cl नेगेटिव आता है, ZnCl2 बना लेते हैं ये। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ आते हैं, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का है, राइट में जो ये सॉल्यूशन है वो ZnSO4 का है। तो ये इस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे और ये कॉपर यहाँ डिपॉजिट होगा, तो यहाँ लगातार ये रॉड जो है वो थिक होती चली जाती है और यहाँ लगातार ये रॉड जो है वो थिन होती चली जाती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है LEO, लियो एक राशि है, से याद कर सकते हो आप। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो बोल सकते हो आप ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा जर्मनी का सिंबल GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्लियर। अब इसको लोन से भी याद कर सकते हैं। लोन में L मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ये एनोड पे होता है और एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ देख रहे हो ना आप, ये एनोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसी का उल्टा हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉस की जगह गेन, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन, एनोड की जगह कैथोड और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो ये जो है वो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन। 2 रिएक्शन सामने आती हैं। एक तो ये एनोड पे जो हो रही है, आप देख रहे हो ये रिएक्शन एनोड पे है, क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पे। तो ये लियो और लोन, ये ऐसे कुछ कोड वर्ड हैं जो बहुत जल्दी से आपको इन चीजों के बारे में बता देंगे। एनोड पे देखो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए। इन रिएक्शन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन में कैंसिल करूं, तो जो ये रिएक्शन आती है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल रिएक्शन। इसी का नाम है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, देखने में पहचान में आ गई होगी। अब अगली बात आती है, चलो आपको ओवरऑल रिएक्शन समझ में आ गई है, तो आप क्या सेल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हो, किसे कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। इसी का दूसरा नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, तो ध्यान से देखो। देखो, बीच में आपको बनाना होता है सॉल्ट ब्रिज, ये बीच में बनाना होता है सॉल्ट ब्रिज। इस तरीके से ये सॉल्ट ब्रिज है। और लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखना होता है, एनोड को। राइट में किसको लिखना होता है, कैथोड को। राइट। अब एनोड पे अगर आप देखोगे तो क्या था, जिंक था। तो जिंक को कैसे लिखोगे, Zn/Zn2 पॉजिटिव, Zn/Zn2 पॉजिटिव। और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, चैट सेक्शन में कोई बता सकता है कि ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखते हैं, बताइए चैट सेक्शन में। कम ऑन, हरी अप, चैट सेक्शन में जाओ और बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिया, यशिका, खुशी, पुनीत, सुमित, कनक, ये गलत है भाई कनक। मयूर भी ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखते हैं जो मोलैरिटी में बोली जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन। ठीक है, वो दोनों एक ही बात है यार। अब यहाँ कैथोड पे जल्दी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कॉपर 2 पॉजिटिव पहले है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव और अगेन कंसंट्रेशन, फिर स्लैश और यहाँ आपका कॉपर। तो ये बात आती है आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन की। दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन, बट दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। अब ये कितनी बड़ी है अभी आपको पता लगेगा। देखो, हम ई नोट सेल निकालते हैं, ई नोट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, ई नोट सेल निकालते हैं, तो ई नोट राइट माइनस लेफ्ट, किसका राइट किसका लेफ्ट, क्या सेल रिप्रेजेंटेशन का राइट या फिर ओवरऑल रिएक्शन का राइट। तो आंसर है सेल रिप्रेजेंटेशन का। ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है ये ई नोट को देखने के काम आती है, और ये ऊपर वाली जो ओवरऑल रिएक्शन है ये ई सेल को देखने के काम आती है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, कभी भूलोगे ही नहीं। अब देखना जरा ध्यान से। अब यहाँ पर राइट माइनस लेफ्ट मैंने कर दिया। राइट में क्या था भाई, राइट में तो आप अगर देखोगे, यहाँ राइट में अगर आप देखोगे तो कैथोड था, तो इसको कह सकते हो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड पे कौन है, कॉपर है, तो आप यहाँ ई नोट क्या लिखने वाले हो, कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर। याद रहे, जब भी हम ई नोट सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं कि पहले ई नोट में लिखते समय आयन आएगा फिर एटम आएगा। ये नहीं कि यहाँ देख लिया आपने पहले आयन है तो आयन लगा दिया, एटम लगा दिया, फिर यहाँ देखोगे तो पहले एटम है फिर आयन है, गलत हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन ये बोलता है पहले ई नोट आयन को लिखो और फिर उसके बाद एटम को लिखो, तो पहले आयन फिर एटम।
तो यहाँ आपका पहला फॉर्मूला डेराइव हुआ, ये है आपका ई नॉट सेल। इसके बाद आती है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में भी आप वही एन आर टी अपॉन में एन एफ ऐसे लिखते हैं, याद है ना आपको, आर टी अपॉन में एन एफ, सभी आर की, टेम्परेचर की, फैराडे की 96,500 वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो आपकी जो नस्ट इक्वेशन है वो आपकी ये बन जाती है। दिस इज योर नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन को अगर मैं आपको स्पेशल लिख के दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन को लिखते हैं। देखो ये इसकी नस्ट इक्वेशन है। अगर मान लो ई सेल, दो फॉर्मूले अभी तक डेराइव हो चुके हैं, अब हम लगातार इन पे क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, अब ई नॉट सेल एक तो पहला फॉर्मूला था, इसके लिए मैं स्पेशल आपको बोलूंगा, आप कभी भी राइट माइनस लेफ्ट वगैरह ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, पर जो जेंटलमैन तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दिस इज परफेक्ट मेथड टू रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला, ठीक है, स्टैंडर्ड। और ई सेल की बात करोगे, ई सेल की बात करोगे तो ई सेल क्या होता है, दिस इज योर ई नोट सेल, ये वही है जो अभी हमने देखी है। ई नोट सेल माइनस में 0.059 बाई एन लॉगरिथम राइट का आयन अपॉन लेफ्ट का आयन। अब आप कहोगे राइट का आयन लेफ्ट का आयन ये कौन सा है, तो राइट का आयन लेफ्ट का आयन का मतलब है, मैं बिल्कुल डिस्टिंग्विश करने के लिए रेड कलर का यूज करके बताता हूँ। यहाँ हम राइट का आयन लेफ्ट का आयन की बात कर रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन की, और यहाँ हम इस वाले केस में राइट का आयन लेफ्ट का आयन के लिए बात करते हैं, किसके लिए, सेल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। अब राइट का आयन कौन है, चलो देखते हैं राइट का आयन कौन है। तो राइट का आयन है आपका, यहाँ से देखें तो देखो राइट का आयन कौन है, ओवरऑल के पास जाओ, ये रहा ओवरऑल। राइट का आयन, ये राइट है, प्रोडक्ट है, इसका आयन है Zn, और लेफ्ट का आयन क्या है आपका, कॉपर, ठीक है। तो देखो राइट का आयन ऊपर है और लेफ्ट का आयन नीचे है, ठीक है। राइट का आयन अपॉन लेफ्ट का आयन अपॉन में एन, एन क्या है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कटते हैं कैंसिल होते हैं, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, दिस इज योर एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब इतना सब कुछ आने के बाद आपको शुरुआत जो करनी होती है वो क्या करनी होती है, देखना ई नोट सेल, इसको ओवरऑल जो रिएक्शन है, ई नोट सेल निकालते समय क्या किसका यूज करना है हमें, सेल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं ई नोट निकालते हुए, और ओवरऑल रिएक्शन का यूज करते हैं हम किसको निकालते हुए, ई सेल निकालते हुए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन यहाँ से होता है शुरू, बम्बार्डमेंट, पूरे 12 न्यूमेरिकल, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल जो हैं उनको हम कैसे करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। 12 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल हैं, उन्हीं पे फोकस करेंगे। हर न्यूमेरिकल से कुछ नया सीखेंगे हम, कि अगर ये कंडीशन होगी तो क्या करेंगे, ये कंडीशन होगी तो क्या करेंगे। तो एक बड़ा जनरल सा न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.1, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 3.1। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ई नोट सेल की वैल्यू है 3.17 वोल्ट, और यहाँ पर पूरी एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल वैसा ही एक रिएक्शन है वो दिखाता हूँ आपके एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 3.1 देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल 3.1, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप नस्ट इक्वेशन में इसको भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, इसको भी लिख के आ सकते हो। यहाँ पर आर टी एन एफ की वैल्यू रख दोगे तो आपका फाइनल जो नस्ट इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, राइट का आयन अपॉन में लेफ्ट का आयन, किसके अंदर, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 3.1 पहला ही केस है। अब आपके सामने ये रिएक्शन जो दी हुई है, इसको देखकर बस मुझे इतना बता दो कि ये रिएक्शन को आप क्या बोलोगे। जल्दी से चैट सेक्शन में जाओ, बताओ इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे। अभी मैंने 2 रिएक्शन के नाम दिए, 2 नाम दिए हैं, इसको क्या बोलोगे आप, जो गिवन रिएक्शन है आपके सामने। वेरी गुड, खुशी, रिया, मयूर, बिल्कुल ठीक है, कनक बिल्कुल ठीक है। इसको बोलेंगे हम ओवरऑल रिएक्शन, जहां पर ये एरो आ जाता है ना, ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या, किसमें मदद करेगा, ई सेल में मदद करेगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द सेल, क्या बात है, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, तो पहला न्यूमेरिकल है तो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो कैसे करनी होती है।
देखो मैग्नीशियम को देखोगे ध्यान से तो पता लगेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg2 पॉजिटिव बन रहा है। तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत में हर बार ये लिखना है एट एनोड। एनोड पे कौन है? मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से। और एट कैथोड पे अगर आप देखोगे, एट कैथोड पे, तो यहाँ कैथोड पे दूसरा पोर्शन कौन है? सिल्वर। तो ये सिल्वर जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एट कैथोड पे। अब ध्यान से सुनते रहना सारी कहानी को। इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कैसे भी इलेक्ट्रॉन सेम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन कटते हैं ये आपकी एन की वैल्यू 2 देते हैं, जो फॉर्मूले में हम यूज करेंगे। अब दोबारा से जो हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी, ये अगेन आपकी कौन सी रिएक्शन आ जाएगी? इसी को बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, फिर से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने इतने काम से सीबीएसई को ये बताया है कि हमने एन की वैल्यू 2 कहाँ से निकाली है। ये नहीं कि आप शॉर्ट में डाल रहे हो। भाई न्यूमेरिकल 3 नंबर का है और आएगा, ये बात कंफर्म है। 2 तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, एक तो आएगा ये ई सेल का, और एक आएगा आपका कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी का। कंफर्म आएंगे, इनमें चॉइस होगी, कोई भी एक करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्लियर होगी। हर क्वेश्चन में यही स्टेप करने हैं, एवरी क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है तो 12 के 12 में यही स्टेप करो आप। ठीक है ना, फ्री के नंबर है, इनको खोना ही नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं अगले इसमें। हमारा पहला काम क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सेल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो कैसे करेंगे, क्या सीखा हमने? डबल स्लैश जो रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, लेफ्ट में एनोड होता है, राइट में कैथोड होता है। तो एनोड पे आप देखोगे क्या है? मैग्नीशियम है, तो यहाँ मैग्नीशियम स्लैश मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और बिल्कुल ही जेंटलमैन बनना है तो इसकी कंसंट्रेशन भी आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दे रखी है मैग्नीशियम की, ये रही 0.0130 मोलैरिटी, राइट। अब यहाँ पर कैथोड पे जो दे रखी है इक्वेशन वो लिख दो, Ag पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ लिख दो, कितनी है? 0.0001, तो 0.0001 मोलैरिटी। और ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। अब सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि ई नोट सेल क्या है? ई नोट सेल हो जाएगा आपका ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। ठीक है, अब ये ई नोट कैथोड है, ये कैथोड है, और ये आपका एनोड है। ठीक है, तो हर बार आप कैथोड में, जैसे ये कैथोड है तो यहाँ कैथोड को क्या लिखेंगे हम? भाई Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, और यहाँ एनोड को क्या लिखेंगे? Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg। ये नहीं कि पहले एटम आएगा फिर आयन, नहीं, रिप्रेजेंटेशन यही बोलता है, पहले आयन फिर एटम। ठीक है, तो ई सेल यहाँ से आ गया। अब दोनों की जो वैल्यू है, अब दोनों की जो वैल्यू है वो हम तब यूज करेंगे, क्योंकि अभी तो देखो पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर तो क्या दे रखा है? ई नोट सेल की डायरेक्ट वैल्यू ही दे दी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, आपको Ag की वैल्यू अलग देंगे, Mg की अलग देंगे, तो आपको लिखना है, माइनस करना है, गेम ओवर। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि शुरुआत है, मैं टॉप टू टॉप सारे करवाऊंगा, तो इसमें तो यार सिंपल सिंपल क्या दे दिया इन्होंने? ई नोट की वैल्यू दे दी। कितनी है ई नोट सेल की वैल्यू? ये गिवन है इनकी 3.17 वोल्ट। 3.17 वोल्ट। आमतौर पर जो फोन होते हैं, नोकिया के फोन जो पहले हुआ करते थे, सैमसंग के फोन, उनकी जो बैटरी होती है वो इतनी होती है, 3.17 वोल्ट की बैटरी होती है वो। ठीक है, अब ये वैल्यू आने के बाद आप कर सकते हो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉगरिथम राइट का एन अपॉन लेफ्ट का एन। अब राइट का एन भाई कौन सा? सेल रिप्रेजेंटेशन को कर दोगे ना राइट का एन अपॉन लेफ्ट का एन, गलत हो गया। ई सेल क्या कहता है? किसका राइट का एन? ओवरऑल। ओवरऑल में राइट कौन है? Mg2 पॉजिटिव। तो यहाँ आ गया आपका Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय लेफ्ट का एन है Ag पॉजिटिव, और उसका कोफिशिएंट भी है कुछ, ये 2 है, तो इसको आप क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। अब आपको करना क्या है? ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 है, 0.059 बाई एन की वैल्यू 2 है, पहले ही हमने देख ली थी, जितने भी इलेक्ट्रॉन करते हैं वो एन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लॉगरिथम, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.130, इसकी कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर।
अब इसको आपको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से अगर मान लो आपने यहां तक भी आंसर दे दिया तो आपको 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप्स जो है वो फॉलो करें हैं। यहाँ प्रॉपर कैसे करोगे, देखो 1.3 इंटू 10⁻⁻, यहाँ क्या हो जाएगी आपकी -1, और नीचे जो पावर है वो कितनी है, 10 की पावर -8 है, ये कैंसिल करोगे तो -7 है। -7 को ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 0.059/2 लॉगरिथम 1.3 इंटू 10⁻⁻7। तो 13 की 0 लॉग, क्योंकि लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b होता है, a इंटू बी। तो ये a है, ये b है, इनको रखेंगे, वैल्यू देखेंगे, इसकी तो 7 हो जाएगी, ऐड कर देंगे। तो ये सब ऐड करने के बाद आप चेक करोगे, ये देखो लॉग इतनी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे, देन आंसर विल बी 2.96 वोल्ट एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इतना जनरल सा क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन की अब वेराइटीज आती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगला केस हमारे सामने है, ऐसा है कि ईएमएफ कैलकुलेट करो। देखो ईएमएफ ऑफ द सेल बताओ, ईएमएफ बोलता है सेल पोटेंशियल, बोलता है पोटेंशियल, ठीक है ना, ई सेल बोलता है, ईएमएफ बोलता है, या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता है। ये सभी का मतलब एक ही होता है, इसको बोलते हैं ई सेल। तो ये जो 12 न्यूमेरिकल है इसमें साथ साथ आपको सभी दिखाई देंगे एक एक करके। तो ईएमएफ बताइए यानी ई सेल बताइए। अगर ई नोट सेल दे दिए इन्होंने, यानी ये भी आसानी है। ठीक है, अब की बार रिएक्शन है हमारी ये वाली रिएक्शन है, वही सेम प्रोसेस, पूरा प्रोसेस ही सेम हो गया। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से कैसे भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ निकल लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पर निकल है, कैथोड पर सिल्वर है। दिस इज योर ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन, आपको दिखाना ही होगा डबल स्लैश करके। ये एनोड है निकल वाला, ये कैथोड है। कंसंट्रेशन आपको पता ही है, ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, इसीलिए क्वेश्चन आसान है। उसके बाद आपको ई नोट सेल की वैल्यू रख दो, ये रख दो, राइट का एन लेफ्ट का एन, तो यहाँ भी आंसर आपका इजीली आ गया। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन में वैरायटी और क्या क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नस्ट इक्वेशन। राइट नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाओ और डिटरमाइन ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब भी क्या होता है, ई सेल निकालिए। लेकिन इस बार हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन तो साफ ही बता देता है कि लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये एनोड का होगा, और राइट वाला पोर्शन है ये कैथोड का होगा। तो मैग्नीशियम पता लग गया, इसको एनोड पे रख दो, मैग्नीशियम कैथोड पे कॉपर को रख दो, और दोनों की वैल्यू दे रखी है ई नोट सेल की, मैग्नीशियम की भी और कॉपर की। तो हमारा लेवल जो है वो अब वो इंक्रीज होता जा रहा है लगातार। तो एनोड पर मैग्नीशियम, कैथोड पे कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो ये एन की वैल्यू आ गई आपकी। ये अब रिएक्शन जो आई है, दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, इसी का तो वेट था। अब ई नोट सेल करने के लिए कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन को देखेगा। ठीक है, तो ई नोट सेल कैथोड यानी कॉपर माइनस में मैग्नीशियम, दोनों को माइनस करो, और मेक श्योर कि आपका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आए। इन केस अगर ये ई नोट सेल नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है सेल वहीं रुक गया, अब वो स्पॉन्टेनियसली नहीं चल रहा। ई नोट सेल आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है ना, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उस केस में अगर वो नेगेटिव आता है तो आप नीचे लिखते हो कि सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। ई सेल अगर आप निकालोगे तो ई नोट सेल की वैल्यू ये रख दी 2.71, बाकी सभी वैल्यू रख दी। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन ही बताएगा। तो मैग्नीशियम राइट का आयन है, ठीक है, और ये लेफ्ट का आयन है आपका कॉपर। तो ये आपको बताएगा कि अब जो रिएक्शन है वो क्या होगी। तो राइट अपॉन में लेफ्ट, और कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं लगेंगे। दोनों की जो वैल्यू है वो हमने रख दी, कंसंट्रेशन वैल्यू दे रखी है ये 0.001, इसको 10 की पावर -3 बोल सकते हैं, इसको 10 की पावर -4 बोल सकते हैं, दोनों की वैल्यू लिख दी। ये तो बहुत आसान था, log 10 तो 1 हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस कर दो, दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होता है तो आंसर कैसे निकालना है इसका, एनोड और कैथोड का। मेन काम है एनोड और कैथोड की रिएक्शन अगर आप लिख पा रहे हो
तो काम ठीक है, नहीं तो फिर ये चीज आपकी गलत होती चली जाएगी। एक और नया केस लेते हैं। अब हमारे पास एक और केस है जिसमें कहा गया है कि इस फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन जो है आ रही है आपके पास, ये केमिकल रिएक्शन दी है, दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी, और यहाँ भी वैल्यू दे रखी है इसकी और इसकी, यानी ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले वाले का बिल्कुल सेम था। विल द अबाउ रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस, मैंने कहा था ना ऐसे पूछ सकते हैं वो। चलो देखते हैं स्पॉन्टेनियस है नहीं है। एनोड पे तो पता लग ही गया, इसको देखकर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो ये एनोड पे आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे ये आ गया, ये ओवरऑल हो गया। सेल रिप्रेजेंटेशन में वही डबल स्लैश, ये जो एनोड पे आया वो लेफ्ट में होगा एनोड, और ये राइट में कैथोड होगा। सभी कंसंट्रेशन ई नोट सेल हमने माइनस करने के बाद देखी, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कैथोड माइनस एनोड, यानी एजी पॉजिटिव स्लैश एजी माइनस में मैग्नीशियम। तो एजी की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है, देखो ये एजी की वैल्यू दे रखी है ई नोट सेल की, और ये ई नोट सेल मैग्नीशियम की वैल्यू दे रखी है। दोनों को माइनस करा तो हमारा आंसर सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आया है। सिंपली मीन्स दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, इसका पता लग गया। अब ई सेल निकालेंगे तो यहाँ पर वही राइट का एन अपॉन लेफ्ट का एन, ये भी हो गया क्वेश्चन। ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन की तरह था। अब और वैरायटी देखते हैं इसमें, और कितनी तरह से जो वेरिएशन है वो आ सकती है। नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए और ईएमएफ निकाल के दिखाइए, ये वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू में आपका एनोड जो है वो जिंक हो जाएगा, कैथोड जो है वो कैडमियम हो जाएगा, ठीक है। कटे हुए इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका ओवरऑल आ गया, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक चल रहा है। अब इससे आगे ई सेल ई नोट सेल निकालोगे, वही राइट माइनस लेफ्ट, यानी कैथोड माइनस एनोड। कैथोड माइनस एनोड किसका, सेल रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि ये ई नोट है, तो कैडमियम माइनस में जिंक, दोनों की वैल्यू रखी हमें और आंसर हमें फिर से पॉजिटिव मिला, यानी स्पॉन्टेनियस केस है। और यहाँ फिर से हमने ई सेल का फॉर्मूला लगाया और फिर से ये आसान कैलकुलेशन के बाद हमारा एक आंसर और आ गया। यानी अब तक सिर्फ 2 ही तरीके हमारे सामने आए हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आगे देखते हैं, लेवल सेकंड लेवल पे चलते हैं। वोल्टिक सेल है, 25 डिग्री सेल्सियस पे सेटअप है, हाफ सेल दे रखी है इसकी, एक की हाफ सेल ये दे रखी है, एक की हाफ सेल ये दे रखी है, ठीक है। तो हम इन दोनों हाफ सेल को देखकर इन्होंने अलग अलग दे दिए, ये कोई सॉलिड ब्रिज नहीं है। इस बार आपके क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ, ना तो सेल रिप्रेजेंटेशन है और ना ही ओवरऑल रिएक्शन है। अब कैसे पहचानोगे कि एनोड पर कौन सा आएगा। ई नोट सेल आपकी ये निकल की है और ये एल्यूमिनियम की है। सेल जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और बताइए अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। बताइए। एनोड और कैथोड पे आप कैसे पहचानोगे। अब तो कोई सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ना ही आपका ये कोई और वैल्यू दे रखी है। रितु बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया रितु। खुशी ठीक है, यशिका ठीक है, अंशिका ठीक है, नाइस। अब कुछ भी वैल्यू जो है वो दी नहीं है हमारे हमें हमें ना तो ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है, ना ही हमें वो दे रखी है सेल रिप्रेजेंट, तो हम कैसे पहचानेंगे। अब ये कुछ नया सीखने लायक है। अभी तक 5 क्वेश्चन 2 ही तरीके पे चल रहे हैं, अब ये नया है पैटर्न। देखो ई नोट वैल्यू जिसकी ज्यादा नेगेटिव होती है, इन दोनों में से देख लो एक बार, जिसकी ज्यादा नेगेटिव होती है वो आपको बताएगा कि कौन सा ज्यादा नेगेटिव है। तो समझ लो वो नेगेटिव क्या है आपका, रिड्यूसिंग है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो देख लो भाई, ये भी एक नई चीज है। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग जो होता है उसी पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। कभी सोचो रिड्यूसिंग का मतलब रिडक्शन है, कभी नहीं। आईएनजी आ जाता है ना जब रिड्यूसिंग, तो वो एजेंट बनते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग होता है उसी पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर हम लियो की माने तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही ऑक्सीडेशन होते हैं। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, LON की माने तो ये एनोड पे होता है, याद रखना। ऑक्सीडेशन यानी एनोड। तो जो ज्यादा नेगेटिव है वो रिड्यूसिंग है, और जो रिड्यूसिंग है वही ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन कहाँ आता है, एनोड पे आता है। तो एक बात क्लियर होगी, यहाँ एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ निकल जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो कर भी रहे हैं।
अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज अगर हो जाएं तो मैं उनको बता दूं, ये इस तरीके से की गई चीज है, तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। देखो किस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की खास बात होती है कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ दिखाया गया है। एल्यूमिनियम अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो ये 3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लॉस करेगा, ठीक है, कहां पर, एट एनोड। और अगर बात की जाए एट कैथोड की, एट कैथोड, तो यहाँ पर जो दूसरा है आपका एल्यूमिनियम और निकल, दूसरा क्या था आपका, एल्यूमिनियम और निकल। तो निकल वाले केस में, निकल वाले केस में यहाँ मैं लिखूंगा निकल, ये 2 पॉजिटिव था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या बनेगा आपका निकल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो सेम है ही नहीं ना, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 3 से कर दो, 3 6 3, यहाँ पे आ गया आपका 2 2 और 6, तो 6 से 6 इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल हुए हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं एन की वैल्यू को। जो भी आता है वो आपका ओवरऑल रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर वही ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड किसका, सॉल्ट ब्रिज का, लेकिन यहाँ तो सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं, तो भाई सॉल्ट ब्रिज बनाओ। इस बच्चे ने नहीं बनाया, लेकिन तुम याद रखो, स्टेप मत भूलो, सेल रिप्रेजेंटेशन बना दो यहाँ पे। और सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं इसको रफली यहाँ बना दूं सेल रिप्रेजेंटेशन में, तो एनोड यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ठीक है, और कैथोड यहाँ पर आपका निकल है। तो कैथोड माइनस एनोड यानी निकल माइनस एल्यूमिनियम, तो ये हो गया आपका निकल माइनस एल्यूमिनियम, और आंसर अगेन पॉजिटिव आया है, ठीक है। बता दूं मैं आपको 99% न्यूमेरिकल में यहाँ आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब ई सेल निकालोगे तो ई नोट सेल 6 वैल्यू यहाँ रख दिया आपने। ओवरऑल रिएक्शन बताएगी कि राइट का आयन अपॉन लेफ्ट का आयन। राइट का आयन कौन है भाई, ओवरऑल के पास जाओ, ये ओवरऑल है। राइट का आयन एल्यूमिनियम है, तो ये आ गया, और निकल ये रहा आपका। वैल्यूज रखो, ये वैल्यू गिवन दे रखी है आपको, ये रही कंसंट्रेशन की। तो सारी वैल्यूज गिवन रखने के बाद हमारा जो आंसर यहाँ पर आया, लॉग एंटी लॉग चेक करने पर 80 की 0, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो 10 की -1 है। तो इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये आपका -5.0969 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपका आंसर ये माइनस माइनस प्लस में आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और किसी को ये लॉग एंटी लॉग में दिक्कत आती है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार, ये बहुत जनरल सी चीज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। ये देखो, एक वोल्टिक सेल है 25 डिग्री सेल्सियस फॉलिंग हाफ सेल, इसके ये दे रखे हैं, इसका ये रहा, इसका ये रहा। व्हाट वुड बी द ई सेल, व्हाट वुड बी द वोल्टिक, बताइए क्या होगा। यानी वोल्टिक का मतलब भी ई सेल ही होता है, तो ई सेल हो गया, सेल पोटेंशियल हो गया, ईएमएफ हो गया, वोल्टिक हो गया, ठीक है। ये सारी बातें एक ही है। ई नोट सेल की बार दे रखी है। क्या कोई बता सकता है अब कौन सा तरीका होगा इसमें बताने का कि कौन सा एनोड पे आएगा, कौन सा कैथोड पे आएगा। अब कौन सा, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आपके सामने ऑप्शंस खत्म हो गए सारे, ना तो सेल रिप्रेजेंटेशन, ना ओवरऑल रिएक्शन, ना अब की बार ऑप्शन ही नहीं है कि कौन ज्यादा नेगेटिव है, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब तो सारे ऑप्शन खत्म है। अब आप कैसे बताओगे कौन सा कहाँ आएगा। एवरी ऑप्शन क्लोज, तो अब ये आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल में गया, सारे ऑप्शन क्लोज हो गए। अब हाउ कैन यू से दैट सिल्वर या कॉपर, इनमें से कौन सा एनोड है। आंसर देख के तो चलो पता लग गया आपको कॉपर एनोड है। तो इस चीज के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान से देखनी होगी। नहीं भाई, मोलैरिटी से नहीं होगा कनक, ये गलत है, और ऋतु ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसमें बता ही नहीं सकते कि कौन सा कहाँ है, बताने का एक तरीका है और वो है ये रहा, ठीक है। ये तरीका जो है वो हमें बताएगा कौन कहाँ आएगा। तो कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, पापा बोला क्यों आज और पिटेगा। तो ये एक ऐसी सीरीज है, कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, पापा बोला क्यों आज और पिटेगा। तो ये एक ऐसी सीरीज है जो रिप्रेजेंट करती है कि ऊपर की तरफ आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है।
यानी पोटेशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है कंपेरेटिवली सोडियम, सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है कंपेरेटिवली कैल्शियम। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है, चलो देखते हैं, सिल्वर या कॉपर। चलो देखते हैं भाई, सिल्वर कॉपर, सिल्वर कॉपर, ये रहा, ये कॉपर, ये सिल्वर। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है भाई, ये देखो सीरीज, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है, आंसर इज कॉपर। इसीलिए हमने यहाँ पर यहाँ क्या लिखा है, कॉपर। एनोड पे कॉपर, कैथोड पे ये आ गया, ओवरऑल आ गई, ई नोड सेल दे ही रखा है, आप सीधा सीधा फॉर्मूले में रखो, गेम ओवर। अगर आपको एनोड और कैथोड में गलती हो जाती, अगर आप एनोड की जगह कैथोड, कैथोड की जगह एनोड लिखते, गेम ओवर। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका नया पोर्शन था। 7 के बाद नंबर 8 पे जो है उसको यहाँ से देख लेते हैं। आगे के जो नोट्स हैं वो अच्छी तरह से फोटोस्टेट नहीं किए गए हैं, तो कल की क्लास में देखेंगे उनको। नेक्स्ट केस आज का नंबर 8 केस, बाकी बचे हुए 4 केस जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आपका अगली वेराइटी है, अगर ये हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाए तब क्या करोगे आप। हाइड्रोजन से जोड़ने वाले को हम बोलते हैं SHE, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कभी भी अगर हाइड्रोजन प्लेटिनम देख लो, समझ जाओ सी आ गई, ठीक है ना। अब इस केस में क्या करना होता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये डबल स्लैश का मतलब होता है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट में आपका एनोड है, यू नो वेरी वेल, जो जाहिर सी बात है राइट वाला कैथोड होगा। पहले तो एनोड को देखकर कैडमियम की रिएक्शन लिख दो भाई, कैडमियम की रिएक्शन एनोड पे आ गई, क्लियर। अब कैथोड पे हाइड्रोजन को कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H बनाएगा। लेकिन एक बार मैं इसको स्पेशल करवा रहा हूं तो ध्यान से देखना भाई। देखो कैडमियम का तो पता लग ही गया, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बनाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन को देखोगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये H बनाएगा, लेकिन ये कभी मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, इसीलिए डाइएटॉमिक फॉर्म की वजह से 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। अब आप देखोगे कि आपकी n की वैल्यू 2 आ चुकी है। पहली बात तो ये इसकी स्पेशल, ठीक है ना। तो एनोड कैथोड पे दोनों इस तरीके से कटे हुए हैं, एन की वैल्यू 2 है और ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई आपकी। ई नोड सेल में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक नई बात सीखने लायक ये है कि कैडमियम की वैल्यू तो उन्होंने दे दी ई नोड की, लेकिन यार इन्होंने हाइड्रोजन की वैल्यू तो ई नोड की दी नहीं, और वो देंगे भी नहीं आगे कभी भी, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, 0। इसीलिए ई नोड कैथोड माइनस एनोड का मतलब हाइड्रोजन माइनस कैडमियम, हाइड्रोजन की 0, माइनस में माइनस 0.403, तो आंसर फिर से पॉजिटिव आ गया, आना भी चाहिए था। अब ई नोड सेल को वैसे ही नॉर्मली हम करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ स्पेशल हाइड्रोजन वाले केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है, इटैलिक में ऐसे लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एवरी टाइम। बस एक चीज, नई चीज ये ऐड होगी, बाकी क्वेश्चन वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये ई सेल की वैल्यू ये है, ये है लॉगरिथम। ये ऊपर की कंसंट्रेशन जो है ये तो क्वेश्चन में गिवन दे रखे हैं, ये देखो ये रही दोनों दोनों कंसंट्रेशन इनटू में 0.5 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये और ऐड करना है, बाकी न्यूमेरिकल एज इट इज। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, सीखनी है, रूट लेवल पे काम करना है, तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा 3 से 4 की क्लास अटेंड कर लो कल की, ये ऑफलाइन क्लास है, या रूट लेवल पे काम होगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप इस डाउट में जाते समय इसको पूछ सकते हो। तो ये आपके 8 न्यूमेरिकल जो थे आज के, ये हो गए खत्म। अब हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है, जिसमें हम बची हुई 8 मिनट में उसकी बात करेंगे जो ये जो टॉपर है, दूसरा टॉपर है, इसकी आंसर शीट की। इसमें इसके जो नोट्स हैं बहुत प्यारे नोट्स बनाए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बताया गया है कि वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, नो डाउट। और ऐसा डिवाइस यूज टू कैरी इलेक्ट्रोलिसिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पर एनोड क्या होता है आपका, ये आपका पॉजिटिव होता है एनोड और कैथोड नेगेटिव। हमने आज ही इसके बारे में बात की थी, ठीक है। आगे अगर हम देखें गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो इसी का अपोजिट गैल्वेनिक, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड सेल फॉर्मेशन। देखो ये पूरा सेटअप जो आज हमने डिस्कस किया था, जिंक किस तरह से यहाँ डिसोसिएट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, और किस तरह से वही 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया जाएगा कॉपर के थ्रू, ठीक है। तो ये एनोड पे रिएक्शन और ये कैथोड पे रिएक्शन, वही सेम रिएक्शन।
तो ये टू हाफ सेल बोला जाता है इनको। इनको बोलने का तरीका होता है कि ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। दीज आर कॉल्ड टू हाफ सेल, जिसमें लेफ्ट में आपको ऑक्सीडेशन दिखाई देगा और राइट में आपको रिडक्शन दिखाई देगा, नो डाउट। इनमें जो सोल्ट ब्रिज लगा होता है, इसके यहाँ पर ना एक सॉल्यूशन लगाया जाता है, जेल लगाया जाता है, जिसको एगार एगार जेल भी बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं इसको, जेली लाइक जेल। सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन की बात करें तो ये आमतौर पर एक इन्वर्टेड यू शेप की कोई ट्यूब होती है, जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालकर इलेक्ट्रोलाइट में लटका दिया जाता है। और इसी के बारे में अभी बता रहा है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। मोबिलिटी ऑफ एनाइन और कैटाइन यहाँ पर होती है। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर Cl आ रहा था, यहाँ K आ रहा था, ठीक है। अच्छा, डू नॉट केमिकली, यहाँ के जो आयन है वो पूरी की पूरी तरह से इन वाले आयन से रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ एक एक आयन कैटाइन और एनाइन ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैटाइन हमेशा कैथोड पे चिपकते हैं, क्या बात है, Cc। एनाइन हमेशा एनोड पे चिपकते हैं, क्या बात है, Aa। तो यहाँ जो कैटायन है वो एनोड पर चिपक, यहाँ जो कैटायन है वो कैथोड पे चिपक रहे हैं, यहाँ जो एनायन है वो एनोड पे चिपक रहे हैं, ठीक है, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, कहने का मतलब है। अच्छा, तो ये वही बात बोल रहा है। जेली लाइक सब्सटेंस जो एगार एगार मैंने बताया, वो जेली कीप इलेक्ट्रोलाइट इन सेमी सॉलिड फेज, तो उन्हें मिक्स होने से रोकती है। सोचो अगर यहाँ जेल नहीं लगाएंगे तो सारा का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे खिंड जाएगा, और इंग्लिश में क्या बोलो इसको, पूरी तरह से यहाँ निकल जाएगा सारा सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये पूरी खाली हो जाएगी आपकी सॉल्ट ब्रिज। इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर देखें सॉल्ट ब्रिज के तो दो ही बहुत कमाल के फंक्शन है। ये कंप्लीट करता है सर्किट को और मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना के रखता है। अब इन पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो पहले ये नर्स्ट इक्वेशन बताइए। नर्स्ट इक्वेशन जो है वो किस तरीके से हम बता सकते हैं, राइट का आयन अपॉन लेफ्ट का आयन, क्योंकि ये एरो देखकर आपको इतना तो पता लग गया होगा कि ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। तो राइट का आयन आपका क्रोमियम है, लेफ्ट का आयन आपका कैडमियम है। आरटी अपॉन में एनएफ, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट हुए हैं, वो भी हम बता सकते हैं, 6 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एनएफ है, तो इसको इतना लिखोगे, ये भी नर्स्ट इक्वेशन होती है। सिमिलरली ये दूसरी भी है। अगला क्वेश्चन है कि फैक्टर बताओ जो सेल पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप सोचो, ये आपके पास फॉर्मूला है ई सेल का, ये सेल पोटेंशियल होता है ई सेल, ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तो कंसंट्रेशन, अगर ऊपर की और नीचे की ज्यादा कम होगी ई सेल की वैल्यू भी ज्यादा कम होगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा कम होगा ई सेल की वैल्यू भी ज्यादा कम होगी। आर तो होता ही कांस्टेंट है, तो किस पर डिपेंड है, एक तो कंसंट्रेशन आपकी आयंस की और टेम्परेचर पे, दो पे डिपेंड होता है। अच्छा, हाउ कैन रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब होता है सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एक हाफ रिएक्शन आपको दी है, हाफ सेल रिएक्शन दी है। इसी पे कह रहा है कि बताओ ई सेल क्या होगा, तो इसको रिप्रेजेंटेशन जो है, हालांकि हम कल ही क्लास में करने वाले हैं इसको, ई नॉट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है, ई नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ई नॉट ये हो गया आर टी नेचुरल लॉग 1 अपॉन में, यहाँ पर देखो राइट में तो कोई आयन नहीं है ना, तो 1 अपॉन में लेफ्ट का आयन, 1 अपॉन में लेफ्ट का आयन। इसी को लॉग करोगे तो यहाँ पर 2.303 जो वैल्यू है वो भी इसमें कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कैसे फर्क पड़ सकता है इंक्रीज होने में, फिर से हम बोल देंगे टेम्परेचर पे फर्क होगा। और ये जो नेचुरल लॉग को अगर उल्टा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस वैल्यू होती है, ए अपॉन ये होता है ना लॉग ए माइनस में लॉग बी, अगर डिवाइडेड बाई है तो, अगर लॉग ए बाई बी है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो किससे फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन से और टेम्परेचर से। तो अगेन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज आंसर। नस्ट इक्वेशन लिख कर दिखाओ, इसकी लिख दो यार, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। नस्ट इक्वेशन यही होती है, आर टी अपॉन में एन एफ, नेचुरल लॉग रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी, कल की क्लास में आ जाएगा ये भी, ठीक है ना। इसका रिलेशनशिप ये होता है केसी और ई नॉट का रिलेशनशिप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, गिब्स फ्री एनर्जी तो ये है। तो डेल्टा जी जो होता है ये होता है माइनस का एन ई नॉट एफ, ठीक है ना, ये भी कल की क्लास में आएगा आपका रिलेशनशिप फ्री एनर्जी का और इसका, ठीक है। अच्छा, क्या कभी व्हाट डज नेगेटिव साइन ऑफ ई नॉट इंडिकेट, ये इसकी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है नेगेटिव साइन की। सोचो अगर ई नॉट नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ सेल विल नॉट वर्क। आपको पता है डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है तो इसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस,
और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और वही बात आज भी हमने देखी थी कि ई नोट सेल कभी भी नेगेटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल विल नॉट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए डेल्टा जी का साइन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब ये नीट वाले जो बच्चे होते हैं वो कैप्चर करते हैं इन चीजों को। कितनी अजीब बात है, डेल्टा जी का साइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी का साइन उल्टा होता है, पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखते हैं। लेकिन लाइटिक सेल में उल्टा होता है, ये साइन पॉजिटिव होता है। सभी की सभी वैल्यू दे रखी है ई नोट सेल की। बताइए इनको रिड्यूसिंग पावर में लगा के दिखाइए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, इन सभी को देखकर ये बताइए कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है? कम ऑन, हरी अप चैट सेक्शन, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन है? सारी वैल्यूज देख लो और बता दो। वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया, ये करेक्ट है। कनक करेक्ट है, नाइस कनक, यू आर गुड गोइंग। रिया करेक्ट है, और कोई? मयूर करेक्ट है, सुमित करेक्ट है। मैंने अभी अभी बताया था, और ये क्वेश्चन एक बार नीट में भी आया है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पूछ रहा था वो। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको आई गई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर तो पता ही है, नीट में आया था ऑक्सीडाइजिंग पावर। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वही सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, एजी को देख लो, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग। कम रिड्यूसिंग बोल दो यार, ठीक है ना। अच्छा, ये लास्ट है इसका, अरेंज करके दिखाओ कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो आज हमने अपनी क्लास में यही पढ़ा था, कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, पापा बोला क्यों आज और पिटेगा। तो इसमें देखकर आप बता सकते हो यार कौन कहाँ आएगा। ऊपर से लेके नीचे तक हो जाओ शुरू। पहले मैग्नीशियम है, हाँ जी पहले मैग्नीशियम है। फिर एल्यूमिनियम है, हाँ जी फिर एल्यूमिनियम है। फिर जिंक है, हाँ जी जिंक है। फिर आयरन है, हाँ जी आयरन है। फिर कॉपर है, हाँ जी कॉपर है। यानी हमारी सीरीज बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है ना। ये वही आंसर है जो इनके। क्या ईएमएफ कोई कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? इज एन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये थोड़ा सा अलग है, लीक सेट के है। ये ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव वो होती है जो अमाउंट पे डिपेंड होती है, इंटेंसिव होती है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती। तो ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ईएमएफ। ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा। बहुत से स्टूडेंट बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाकर अभी भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंसी, टेक केयर। अगली क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस पे को डील करेंगे उनके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।